Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about weakening of Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट ओशन करेंट्स, कैसे ये बनते हैं और इनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, ओशन करेंट्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज रिवर इनसाइड ओशन। जैसे हमारे अर्थ सरफेस पे नदियाँ बहती हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो होती है, वैसे ही ओशन के अंदर भी नॉर्मली वाटर तो स्टैग्नेंट रहता है, बट एक स्ट्रीम ऑफ वाटर मूव करता रहता है, जिसको कहा जाता है ओशन करंट। तो दे आर लाइक रिवर फ्लोइंग इनसाइड ओशन या सी। अब ओशन करंट्स कैसे बनते हैं ये तो आप ज्योग्राफी क्लास में बहुत डिटेल में सीखते ही हैं, मृदुल सर ने आपको सिखाया ही होगा। अगर आपने ज्योग्राफी क्लास की है तो सीखा है आपने, बट यहाँ पे ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं ऊपर ऊपर से ओशन करंट्स कैसे बनते हैं और फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे। देखिए, ओशन करंट बनने में जो सबसे पहला स्टेप है वो है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। जो सन से आने वाले रेडिएशंस हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, वो डायरेक्टली गिरते हैं बिटवीन द ट्रॉपिकल एरियाज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब सन रेज के कारण जो हीटिंग होती है अर्थ सरफेस के ऊपर या ओशनिक वाटर का, वो मेनली होता है अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि वहीं पे सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं। इक्वेटर और आसपास की एरिया जिसको कहा जाएगा ट्रॉपिकल एरिया, सो राइट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली यहाँ पे गिरती हैं, इस कारण से यहाँ का वाटर जो है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। इक्वेटर का वाटर जो है थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने कारण इक्वेटर में जो वाटर का सरफेस लेवल है और जो पोलर एरिया में जो वाटर का लेवल है उसके बीच में एक स्लोप सा क्रिएट हो जाता है। इक्वेटर वाला थोड़ा ज़्यादा है, पोलर एरिया में थोड़ा कम है। इस कारण से वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर एरिया, चाहे वो नॉर्थ पोल हो। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो वाटर फ्रॉम इक्वेटर स्टार्ट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द पोलर रीजन। और इसमें कहीं ना कहीं जो विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, वो भी रोल प्ले करती हैं। ऊपर से जब हवाएं चलती हैं तो वो सीयर स्ट्रेस के कारण एक तरीके से धक्का लगाती हैं, सीयर स्ट्रेस लगाती हैं, जिस कारण से ये वाटर स्ट्रीम फ्लो करता है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। अब मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, यहाँ से वाटर स्ट्रीम फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द पोल। अब इक्वेटर से जब वाटर पोल की तरफ जाएगा तो स्टार्टिंग में तो गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी गर्म है। ये पोल की तरफ जा रहा है। धीरे 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 पोलर एरिया में चूंकि टेम्परेचर कम होता है तो वाटर स्ट्रीम का टेम्परेचर गिरने लगता है। एंड दिस वाटर स्ट्रीम व्हेन इट रीचेस द पोलर एरिया, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहाँ जाते जाते टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। और वहाँ पे फिर ये वार्म वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट होने के बाद इट गेट्स फ्रोजन इनटू आइस। तो यहाँ से चला था गर्म पानी, पोल तक पहुंचते पहुंचते आइस में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये आइस में कन्वर्ट होता है ये वार्म वाटर, तो इसके अंदर जो भी सॉल्ट था, क्योंकि ओशन वाटर के अंदर सॉल्ट भी होता है। अब ये पहले तो जब तक वाटर फॉर्म में था और इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा था, और जब तक वाटर फॉर्म में था तब तक तो इसके अंदर सॉल्ट अच्छा खासा मिक्स था। बट द मोमेंट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू आइस, अ लॉट ऑफ सॉल्ट विल बी रिलीज्ड। सो as this ice is formed, the salt is left behind। तो बहुत सारा जब सॉल्ट रिलीज होता है पोलर एरिया में आइस बनने के बाद, तो वो सॉल्ट जो है अपने नीचे के वाटर लेयर को धक्का देता है। सो द सिंकिंग वाटर along with, you see, when the salt is released because of this formation of ice, यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, ये और ये एक ही बात है। ये गर्म पानी आ रहा है, अपने साथ सॉल्ट भी लेकर के आ रहा है। जब ये पानी फ्रोजन हो गया तो सॉल्ट रिलीज हो गया। व्हेन सॉल्ट इज एक्सपेल्ड इट पुशेस द नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर, और इस कारण से एक धक्का सा लगता है अगले लेयर ऑफ वाटर में, जो कि एक स्ट्रीम सी शुरू हो जाती है।
और ये जो नीचे जाने वाला सॉल्ट है ये पानी को धक्का देता है और एक इस तरीके से स्ट्रीम क्रिएट हो जाता है और फिर पानी नीचे वाले लेयर में धक्का मिल रहा है, इसको फोर्स मिल रहा है और इस कारण से वाटर स्टार्ट्स मूविंग इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम और ये फिर वाटर धीरे 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 अब पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, लेकिन ये थोड़ा डाउनवर्ड साइड में रहता है और इक्वेटर के पास आकर के ये फिर अगेन राइज करता है टू द सरफेस लेवल और इस तरीके से एक साइकिल बना इन द नदर्न हेमिस्फीयर, सिमिलर काइंड ऑफ साइकिल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब एक बार में देखें सारे स्टेप्स क्विकली रिवीजन के लिए। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के कारण यहाँ हीटिंग हुई तो वाटर का लेवल राइज हुआ, राइज होने के कारण वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग इन द पोलर एरियाज ऑन बोथ साइड, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोलर एरिया में जब वाटर पहुंचा तो बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर द वाटर गॉट फ्रोजन अप, वाटर के अंदर का सॉल्ट वॉज एक्सपेल्ड, दैट एक्सपेल्ड सॉल्ट applied force on the next layer of water and that is how a stream got created और यहाँ से cold water started to move towards equator। इक्वेटर पे आने के बाद this cold water rises upwelling होता है और इस तरीके से एक साइकिल बन गया in the northern hemisphere, similar kind of cycle in southern hemisphere। तो इस तरीके से ओशन करेंट्स चलते हैं। वार्म ओशन करंट इक्वेटर से पोल की तरफ और वो जनरली ऊपर लेवल पे होते हैं और कोल्ड ओशन करंट्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर और वो फिर लोअर साइड में होते हैं, डीप होते हैं। अच्छा, ओशन करंट्स के बनने में कोरियोलिस फोर्स विच गेट्स अप्लाइड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपने बेसिक ज्योग्राफी क्लास में ज़रूर सीखा होगा। अब अगर आप देखें ये एक बार फिर से इस इमेज से आपको क्लैरिटी आ रही होगी, यहाँ से वार्म वाटर चला और यहाँ पे फिर वो कोल्ड वाटर सबसाइड होगा, इट विल राइज। तो सरफेस करंट होता है ये वाला, सरफेस करंट इज जनरली वार्म एंड फास्ट एंड इट मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। एंड डीप ओशन करंट होता है कोल्ड, वो थोड़ा स्लो होता है एंड इट मूव्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। और पूरे दुनिया भर में इस तरीके से ओशन करंट्स चलते रहते हैं। यहाँ इक्वेटर से गया पोल की तरफ, फिर पोल पे सबसाइड किया, फिर कोल्ड वाटर आया, इस तरीके से पूरे दुनिया भर में ओशन करंट्स चलते रहते हैं। कलेक्टिवली अगर पूरे दुनिया भर के ओशन करंट्स को देखा जाए तो इट कैन बी नोन एज ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट एंड इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर टू कंप्लीट वन साइकिल। काफ़ी धीरे धीरे होता है। यहाँ से जैसे कोई पानी चला तो वो ऐसे ऐसे ये पूरा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट पे साइकिल कंप्लीट करने में टेक्स अबाउट 1000 ईयर। बट इन ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है? दे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि मेनली सन से आने वाला हीट तो इक्वेटोरियल एरिया में पड़ता है, बट इक्वेटोरियल एरिया से ये हीट पूरे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करवाने में ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक करंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये छोटे छोटे सेगमेंट में देखा जाए तो इनको कहा जाएगा ओशन करंट्स और अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है, बेंगुला करंट, क्यूओसीओ, रोसियो, गल्फ स्ट्रीम एंड ऑल। छोटे छोटे सेगमेंट में इनको देखा जाए तो इनको कहा जाएगा ओशन करंट, बट इनको एक साथ देखा जाए तो दे कैन बी नोन एज ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट अक्रॉस द ग्लोब। अब ये हो गया मान लीजिए ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, यहाँ से चला वार्म करंट और फिर डीप ओशन में कोल्ड करंट। अब ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का जो हिस्सा यहां अटलांटिक ओशन में है, ये वाला हिस्सा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का ये वाला हिस्सा जिसमें वार्म करंट जा रहा है पहले इक्वेटर से पोल की तरफ और फिर वहां से कोल्ड करंट आ रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ। इसमें जो मेन वार्म ओशन करंट होगा यहां पे ज्योग्राफी क्लास से याद करने की कोशिश कीजिए, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ ड्रिफ्ट स्ट्रीम ये वाला जो एक वार्म करंट है। अब कलेक्टिवली अटलांटिक ओशन के अंदर जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का पार्ट होता है उसी को कहा जाता है AMOC, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट इन द अटलांटिक ओशन। ये AMOC का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर देखा जाए
तो AMOC के कारण आप देखोगे कि जो यूरोपियन कोस्ट हैं इनका जो वेस्टर्न साइड है ये रिलेटिवली वार्म रहता है एज कंपेयर टू कैनेडियन कोस्ट। है दोनों एक ही लैटिट्यूड पे, बट यूरोपियन कोस्ट काफ़ी गर्म रहता है। यूरोप के कंट्रीज़ में स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में रेनफॉल कराने में भी ये AMOC का ये वाला विंग जो वार्म है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। चूँकि यहाँ से चला ये वार्म करंट और फिर ये घूम करके आता है कोल्ड करंट। ये जो सर्कल बनता है ना ये मेनली बनता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। यहाँ से चला इक्वेटर से सीधा सीधा जाने के बजाय ये थोड़ा घूम करके जाता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये जो वार्म करंट है इट कीप्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप वार्मर एज कंपेयर टू कैनेडियन कोस्ट, though they are on the same latitude. And that is why most of the European ports are operational throughout the year. Even during the winter time, they don't get frozen up because of this warm current. उसके अलावा ये जो वार्म करंट है जैसा कि मैंने आपको कहा रेनफॉल में हेल्प करता है इन यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, एज वेल एज दिस वार्म करंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग रेनफॉल इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज। देखिए जहाँ जहाँ पे भी वार्म करंट जाएगा वहाँ के एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा सा वो वार्म करता है। एटमॉस्फेयर वार्म होने के कारण उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है और तब वहाँ पे रेनफॉल की संभावना ज़्यादा होती है। तो जिन जिन कोस्टल एरियाज़ में वार्म करंट बहते हैं वहाँ पे रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ वार्म के कारण जो टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। उसके अलावा जब देखिए यहाँ से जब ओशन करेंट्स नीचे सबसाइड करते हैं सो दे अलोंग विथ देमसेल्फ टेक ए लॉट ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑल्सो इनसाइड द ओशन। तो ये जो ओशन करेंट्स का मूवमेंट है और जाकर के वो सबसाइड करते हैं बीनीथ द ओशन, उससे कार्बन सेक्वेस्टरेशन भी होता है, यानी कि कार्बन एब्जॉर्प्शन भी होता है बाय द ओशन। बिकॉज दिस डाउन वेलिंग वाटर, ये नीचे जाने वाला जो पानी है, इट लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द ओशन। और ये जो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रहा है ओशनिक सरफेस के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ओशन के अंदर जो मरीन प्लांट्स हैं, क्योंकि मरीन प्लांट्स हर जगह होते हैं, सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, वाटर के अंदर भी होते हैं। अब ओशन के अंदर जो मरीन प्लांट्स हैं उनको भी तो CO2 चाहिए। प्लांट्स को क्या चाहिए? CO2, और फिर वो कन्वर्ट करते हैं उसको इनटू ऑक्सीजन। तो ओशन के अंदर जो मरीन प्लांट्स हैं उनके लिए CO2 सप्लाई करने का काम करता है ये डाउन वेलिंग करंट, क्योंकि एटमॉस्फेयर से वो CO2 को ट्रांसफ़र करता है इन द ओशन, और वहाँ पे वो CO2 को लेकर के मरीन प्लांट्स फिर न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जिसको बाकी मरीन स्पेसीज खाते हैं। तो इस तरीके से पूरे मरीन इकोसिस्टम के लिए ये ओशन करेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये पूरा का पूरा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है and all of them play very important role in distribution of heat across the globe. They play important role in carbon sequestration by ocean. They play an important role in deciding rainfall in different areas. For example, ये जो इंडियन ओशन के अंदर जो ये ओशनिक currents हैं which are part of global conveyor belt, they play an important role in deciding monsoon and rainfall. And चूँकि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं तो न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन इनसाइड द ओशन भी ऑल्सो is decided by these ocean currents, and that is how they play an important role in managing marine ecosystem. Marine life के लिए oceanic currents are very important. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंक्लूडिंग अ रिपोर्ट बाय IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बॉडी को मेनली बनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 में, ताकि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड वो डेटा को रिकॉर्ड करे। IPCC के डेटा एंड रिपोर्ट के बेसिस पे, IPCC एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के डेटा और रिपोर्ट के बेसिस पे फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी हुआ था। पूरे के पूरे जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में जो ज़्यादातर फैसले होते हैं वो IPCC के रिपोर्ट के बेसिस पे ही होते हैं। अब IPCC ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उसने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये AMOC यानी कि अटलांटिक ओशन के अंदर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वाला जो हिस्सा है वो कमज़ोर पड़ रहा है। वो इसलिए कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर गैप है, टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द
इक्वेटोरियल एरिया एंड पोलर एरिया वो अब कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, बट द गैप इज रिड्यूसिंग। और इस कारण से जो ग्रेडियंट पहले ज़्यादा बनता था वो अब धीरे धीरे कम बन रहा है, और इस कारण से AMOC कमज़ोर हो रहा है, एंड AMOC इज लूजिंग इट्स स्टेबिलिटी एंड इट is expected to completely decline by the end of 21st century. So because of global warming, climate change, AMOC is weakening, और AMOC जब कमजोर होगा तो फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कमजोर होगा, क्योंकि सिर्फ एक और एक साइकिल कमजोर नहीं होगा, इंटायर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट विल वीकन, और उससे फिर जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट्स के जो फायदे थे, हीट डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल मैनेजमेंट, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन, वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ दिस 21st सेंचुरी, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज के कारण सिर्फ एटमॉस्फेयर में अंतर नहीं आ रहा है, ओशन के अंदर भी अंतर आ रहा है। खासकर वहाँ पे जो ओशन करंट्स हैं उनके स्ट्रेंथ पे अंतर आ रहा है, और उसका फिर सीधा सीधा असर हमारे जीवन पे पड़ेगा, क्योंकि ओशनिक इकोसिस्टम पे अंतर पड़ेगा, CO2 एब्जॉर्प्शन कम होगा, रेनफॉल खराब होगी, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइफ। सो डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस। अब मान लीजिए AMOC पे सीधा सीधा मेंस में सवाल आ गया, तब तो आप लिख ही दोगे। अगर मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे प्रश्न आता है, जिसके आने के चांसेस तो ज़्यादा रहते ही हैं हर साल, वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना करके दे देना कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इज weakening of AMOC and it is going to impact us in different ways. तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पे भी प्रश्न आए, AMOC पे सीधा सीधा ना आए, तब भी ये सारे पॉइंट्स लिखना, इससे आपका आंसर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू AMOC, उसके वीकनिंग से क्या क्या असर पड़ रहा है, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर 1982 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लीड किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने लक्ष्य रखा कि 5 अलग अलग तरीके के मिसाइल डेवलप किए जाएंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। सारे मिसाइल्स का अलग अलग काम था। जैसे पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश, सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, नाग, एंटी टैंक मिसाइल, किसी टैंक को डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए मिसाइल कौन सा इस्तेमाल होगा, नाग। पृथ्वी और आकाश जो है वो एक जैसे ही हैं। एक बार जरा फिर से देखिए, पृथ्वी जैसा कि मैंने कहा सरफेस टू सरफेस, आकाश सरफेस टू एयर था, मैंने बाय मिस्टेक कह दिया था सरफेस टू सरफेस, तो आकाश इज सरफेस टू एयर। जैसे मान लीजिए कोई इनकमिंग एरियल थ्रेट्स है, कोई दूसरे देश का फाइटर जेट आ रहा है हमारे देश में अटैक करने के लिए, तो उस केस में आकाश का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आकाश इज पार्ट ऑफ आवर एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग एंटी टैंक मिसाइल, त्रिशूल अगेन सरफेस टू एयर like Akash only, but it is short range, Akash is medium range, and Agni intermediate range surface to surface missile. तो Agni is similar to पृथ्वी, surface to surface है, but Agni का रेंज थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। आकाश is similar to त्रिशूल, surface to air, बट आकाश का रेंज थोड़ा ज़्यादा है। एंड नाग इज एंटी टैंक मिसाइल, दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए नाग मिसाइल। ये भारत के फर्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हैं। जो पहले 5 मिसाइल डेवलप किए गए भारत के वो ये थे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। शुरुआत की गई 1982 में, धीरे धीरे स्टेजेज बाय स्टेजेज इनको डेवलप किया गया। The complete development of this integrated guided missile development program happened in 2008. It was under supervision of Dr. APJ Abdul Kalam Sahab in an early phase, and that is why Dr. Kalam is also known as Missile Man of India. Dr. Kalam साहब ने अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है साइंटिस्ट। उन्होंने स्पेस सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मिल करके, जिन्होंने इसरो, इनकोस्पार की स्थापना की, जो बाद में इसरो बना। डॉक्टर कलाम साहब ने मिसाइल डेवलपमेंट में
सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने ऑपरेशन शक्ति, न्यूक्लियर टेस्टिंग, जिसके बाद भारत बना न्यूक्लियर वेपन स्टेट, उसको भी डॉक्टर कलाम साहब के सुपरविजन में ही कराया गया। तो ये सब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं डॉक्टर कलाम साहब के। अब मुद्दा ये है कि ये 5 फर्स्ट जनरेशन मिसाइल्स बनाए गए, उसके बाद पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर और भी नए नए तरीके के मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर, जैसे ब्रह्मोस, निर्भया, ये दीज कैन बी कंसिडर्ड एज न्यू जनरेशन मिसाइल्स। उसके अलावा ये जो 5 मिसाइल्स डेवलप किए गए थे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इन 5 मिसाइल को भी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड किया जाता है टाइम टू टाइम। इनके रेंज को बढ़ाया जाता है, इनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब पहली बार अग्नि बना था तो उसका रेंज था 700 किलोमीटर, फिर उसको बढ़ा के किया गया 2000, फिर 3000, फिर 3200। अब अग्नि 5 स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। आज के टाइम में अग्नि की एबिलिटी जो है वो 5000 किलोमीटर तक की है, और जो वॉर हेड यानी कि एक्सप्लोसिव कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 50 टन्स तक है। सो दैट इज हाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वी आर कमिंग अप विथ न्यू मिसाइल्स, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग मिसाइल्स। उसमें मेनली डेवलपमेंट हमने जैसे देखा अभी अग्नि में हुआ है, पृथ्वी में भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट आया है टाइम टू टाइम। करंट न्यूज़ ये है कि अग्नि 5 का एक नया वर्जन टेस्ट किया गया है डीआरडीओ द्वारा एट चांदीपुर इन उड़ीसा। तो टाइम टू टाइम अग्नि मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल का नया नया वर्जन, जहां पे उसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी गई या वॉर हेड कैरी करने की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई, वो नया नया वर्जन टेस्ट होता रहता है। वही है करंट न्यूज। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट अग्नि, लिटिल बिट मोर। लेट अस टॉक अबाउट अग्नि। Agni missile is nuclear capable surface to surface ballistic missile. न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव को ये कैरी कर सकता है और एक जगह से दूसरे जगह पे न्यूक्लियर वॉरहेड के थ्रू अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। डीआरडीओ भारत की जो डिफेंस रिलेटेड एजेंसी उसने डेवलप किया है। रेंज इसका 5000 किलोमीटर के आसपास है। इस कारण से इसको कहा जा सकता है अग्नि को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब दे कैन फायर एट लॉन्गर रेंज, उस तरह के मिसाइल्स को कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो जब रेंज काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, 5000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होने लगता है, तो वैसे मिसाइल्स को कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो नाउ अग्नि कैन बी कंसिडर्ड एज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रेंज पे अटैक कर सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब वो होता है कि ऐसे मिसाइल्स जिनको एक बार थ्रस्ट दे दिया जाता है, एक बार उनको फोर्स दिया जाता है और इसके बाद वो राइज करते हैं बिकॉज ऑफ द इनिशियल थ्रस्ट, बट उनको थ्रस्ट दिया जाता है एट ए गिवन ट्राजेक्ट्री, एट ए प्री डिफाइंड एंगल, जिस कारण से वो पहले राइज करते हैं एंड देन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे अगेन कम डाउन एंड देन दे कॉज अटैक या डैमेज टू एनिमी साइट। तो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं जिनकी बॉल जैसी ट्राजेक्ट्री है, गोल ट्राजेक्ट्री है, एंड दिस बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री इज विटनेस्ड बिकॉज उनको इनिशियल थ्रस्ट दिया जाता है एंड देन देयर ट्राजेक्ट्री इज मैनेज्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ऐसे धक्का दिया गया और फिर ग्रेविटी के कारण ही, जैसे क्रिकेट के मैच में बैट्समैन जब बॉल मारता है जोर से और बॉल उड़ते हुए जाकर के बाउंड्री के पार चली जाए तो आप कहेंगे कि उसका बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री है। और बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री क्यों है? क्योंकि बैट्समैन ने एक बार थ्रस्ट दिया और बाकी बॉल ट्रैवल कर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड इनिशियल थ्रस्ट। वैसे ही ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, उनको इनिशियल थ्रस्ट दिया गया और फिर वो इस तरीके से इस एंगल पर उनको लॉन्च किया जाता है कि दे अटैक एट ए प्री डिटरमाइंड टारगेट। तो अग्नि इज इंटरकॉन्टिनेंटल बिकॉज ऑफ लॉन्ग रेंज एंड बैलिस्टिक मिसाइल बिकॉज उसको एक बार में थ्रस्ट दिया जाता है एंड देन इट मूव्स एज पर ग्रेविटी। बैलिस्टिक मिसाइल्स के ठीक अपोजिट होते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल्स में कैसा रहता है कि दे हैव एक्टिव प्रोपल्सन थ्रू आउट देयर फ्लाइट। उनमें एक लगातार मशीन चलती रहती है, इंजन चलता रहता है और उनको बीच हवा में भी मैनूवर किया जा सकता है। जैसे हमारे फ्लाइट्स होते हैं उनको बीच हवा में मैनूवर किया जा सकता है, वैसे ही क्रूज मिसाइल्स में हैव एक्टिव प्रोपल्सन एंड देयर डायरेक्शन कुड बी मैनेज्ड इवन ड्यूरिंग द फ्लाइट। बट अग्नि इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि की एक और खासियत है
इसके अंदर है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कहें तो MIRV टेक्नोलॉजी। मतलब अग्नि की मदद से एक बार में 3 जगह पे अटैक किया जा सकता है। इट कैन कैरी मल्टीपल वॉर हेड and attack different targets simultaneously even those targets are separated by hundreds of kilometers yet it can attack। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को कहा जाता है MIRV। एक बार में अलग अलग जगह अटैक कर पाए तो उसको कहा जाता है MIRV टेक्नोलॉजी। तो अग्नि के लिए क्या क्या बातें कही जा सकती हैं? अग्नि 5 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है अग्नि का, ये इंटरकॉन्टिनेंटल हो चुका है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज है। बैलिस्टिक तो ये हमेशा से ही था एंड इट हैज नाउ MIRV टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट RBI सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ वोस्ट्रो रुपी अकाउंट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले क्विकली देख लेते हैं वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में। देखिए, मान लीजिए भारत के अंदर बैंक है SBI और अमेरिका के अंदर एक बैंक है सिटी बैंक। और सिटी बैंक अगर कोई अकाउंट खोलता है SBI के अंदर इन इंडियन रुपी, तो सिटी बैंक SBI में एक अकाउंट खोलता है भारत के अंदर जिसमें पैसा जमा होता है इन इंडियन रुपी, डोमेस्टिक करेंसी। देन दिस अकाउंट विल बी नोन एज वोस्ट्रो अकाउंट फॉर SBI। और अगर SBI कोई अकाउंट खोलता है सिटी बैंक के साथ इन अमेरिका, यानी कि SBI सिटी बैंक के अंदर अकाउंट खोलता है इन अमेरिका इन डॉलर्स, then that account will be known as nostro account for SBI। सिंपल सी बात है, वोस्ट्रो अकाउंट मतलब फॉरेन बैंक भारत में अकाउंट खोले रुपए में, और नोस्ट्रो अकाउंट मतलब इंडियन बैंक फॉरेन अकाउंट खोले इन डॉलर। तो उसको इंडियन बैंक के पर्सपेक्टिव से कहा जाएगा नोस्ट्रो अकाउंट, और जब फॉरेन बैंक भारत में अकाउंट खोले तो इंडियन बैंक के पर्सपेक्टिव से कहा जाएगा इसको वोस्ट्रो अकाउंट। अब एक बात तो आपको समझ आ रही है ना कि ये जो वोस्ट्रो अकाउंट से हैं ये फॉरेन के बैंक्स भारत में खोलते हैं और इसमें इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन होता है। तो वोस्ट्रो अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी। जैसे विदेशी कोई कंपनी है उसको इंडियन रुपी में ट्रेड करना है तो वो पहले अपने बैंक के थ्रू एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाएगा भारत में। तो वोस्ट्रो अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी। इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, भारत के अंदर अब RBI ने भारत के जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर से ये कंडीशन हटा दिया है कि जब भी वो वोस्ट्रो अकाउंट खोलें तो वो RBI से परमिशन लें। पहले जब भी वोस्ट्रो अकाउंट खोलते थे बैंक्स तो उनको RBI से प्रायर परमिशन लेना होता था, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। RBI हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट ओपनिंग बाय इंडियन बैंक्स। तो नाउ इंडियन बैंक्स कैन ईजिली ओपन मोर एंड मोर वोस्ट्रो अकाउंट। व्हाई दिस हैज बीन डन बाय RBI? RBI has done this simplification of Vostro account opening process so that more and more Vostro accounts should be opened in India and so that more and more international trade in rupee should happen so that we should be able to achieve the goal of internationalization of rupee। RBI ने लक्ष्य रखा है कि ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में हो, तो उस डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में UPI चलवा रहा है RBI, अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर लोकल करेंसी ट्रेड। तो ये सब अलग अलग इनिशिएटिव्स RBI के हैं विद द एम ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी RBI ने लक्ष्य रखा है कि भारत की करेंसी रुपया को भी हार्ड करेंसी बना देंगे इन नेक्स्ट 10 ईयर। तो उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करने की ज़रूरत है, और उसी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप आप कह सकते हैं कि RBI सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग वोस्ट्रो अकाउंट इन इंडिया बाय इंडियन बैंक। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट GIAS, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, GIAS ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स या साइट्स आर इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, GIAS इज ए सिस्टम, और ऐसे सिस्टम जहां जहां पे भी प्रैक्टिस होते हैं उनको कहा जाता है GIAS साइट। तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, तो ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो ट्रेडिशनल तरीके से कई हजारों सालों से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, विच इज इन लाइन विद द लोकल इकोसिस्टम, विच इज फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट,
ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करता है FAO, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है FAO। और ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे भी होते हैं उनको वो कहता है गियास साइट। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो लोकल इकोसिस्टम के हिसाब से हैं, जो इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव डैमेज नहीं करते, कई सालों से किए जा रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से किए जा रहे हैं, ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करता है यूनाइटेड नेशन का एजेंसी FAO। और ऐसे सिस्टम को कहा जाता है ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। और ऐसे सिस्टम्स जहाँ जहाँ पे भी हैं वैसे जगहों को कहा जाता है गियास साइट्स। भारत में 3 गियास साइट्स हैं। कोरापुट रीजन इन ओडिशा, इट इज नोन फॉर पैडी कल्टीवेशन इन वेरी ट्रेडिशनल मैनर। Saffron Park in Kashmir, known for saffron cultivation in traditional manner, and Kuttanad system in Kerala. It is known for below sea level farming landscape. तो ये खासियत के कारण ये 3 गियास साइट हैं। भारत सरकार ने हाल फिलहाल में फैसला किया है कि इट विल कम अप विद अ नेशनल पॉलिसी टू हैव मोर एंड मोर गियास साइट्स इन इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। LAC तो सिंपल था, भारत और चाइना के बीच में है। 123rd अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न था इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अगर डिटेन होते हैं 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड ऑफ बजट बोरोइंग में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।